नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूटने के बाद पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अन्य राजनीतिक दलों ने मिलकर गुप्तार अलायंस का गठन किया, जो लगातार 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने की मांग पर अड़ा हुआ है। मगर हैरानी की बात यह है कि समय के साथ गुप्तार अलायंस के भी गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीते कल कश्मीर में हुई वो कार रेस की मीटिंग में सिर्फ कश्मीर के ही नेताओं को बुलाया गया, जबकि जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित ही नहीं किया गया। क्या इसका मतलब यह है कि दफा 370 की वापसी को लेकर सिर्फ कश्मीर के ही चंद नेताओं को फिक्र है, या फिर बीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को लेकर कश्मीर में अलग राजनीति कर रहे हैं और जम्मू में अलग? इसी को लेकर आज चर्चा है रियासत की सियासत में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता ताहिर चौधरी जुड़ गए हैं। ताहिर जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ताहिर जी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। ताहिर जी, क्या कहेंगे सर, गुप्तार अलायंस को लेकर लगातार मांग 370 की बहाली के लिए की जा रही है और ऐसे में ये जो मीटिंग हुई है इसमें कुछ नेताओं को बुलाया भी नहीं गया, कुछ दलों को बुलाया भी नहीं गया। क्या लग रहा है सर, इसमें भी कोई टूट हो रही है क्या? देखिए, कल पीएचडी की मीटिंग थी वैली के अंदर और मीटिंग में बहुत कुछ होता रहा। इनके ट्वीट्स आए, मीटिंग में कुछ जो फासले भी इनके बीच में नजर आए कुछ लीडर्स के बीच में। और जाहिर सी बात है, इस टाइम पे जो पीएचडी का जो एक अलायंस बना हुआ है, ये बहुत सारे जो लोग हैं रीजनल पार्टीज के, उनकी मिलके इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कल सामने नजर आए हैं। और जहाँ तक जम्मू की बात की जाती है, जम्मू के जो इनके लोग हैं, इनके लीडर्स इनके साथ खड़े हैं, उनको इनवाइट नहीं किया गया, उनको बुलाया नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि जम्मू की लीडरशिप की इन लोगों को ज़रूरत है। और बार बार 370 का राग अलापना, 35A का राग अलापना इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि वैली के अंदर कहीं ना कहीं ग्राउंड पे अपनी जगह ढूंढने के लिए इस तरह के मीटिंग्स भी कॉल की जा रही हैं, इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका हुआ है कि कश्मीर वैली का आवाम इन रीजनल पार्टीज की जो हिस्ट्री है 70 साल से, वो जान चुका हुआ है। कैसे इन्होंने सियासत चलाई, कैसे ये लोग हुकूमत करते रहे और 2-3 फैमिलीज ही अपना राज चलाती रही जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज लेकिन की सर, डेट में सवाल तो अवाम, आपके ऊपर भी उठे थे ना, जब पीडीपी के साथ आप लोगों ने सरकार चलाई तो सवाल तो आपके ऊपर भी उठे और आखिरकार हुआ क्या कि आप लोगों को भी अलग होना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। हमने उस टाइम पे जो हालात थे, जैसे मैंडेट थे जम्मू कश्मीर के, उन हालात को देखते हुए डेवलपमेंट को लेके कुछ चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट करके हमने सरकार को चलाया था। जी। और हमने मुफ्ती साहब के साथ अलायंस किया था। और मुफ्ती साहब के जाने के बाद जो हालात बने, वो जम्मू कश्मीर के सभी आवाम ने भी देखे, पूरे हिंदुस्तान ने देखे। जब वो चीज़ें सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने, हम ही ने जो एक चाबी थी हम ही ने बंद की और सरकार को हमने गिरा दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की भूखी नहीं है। हम लोग सरकारें आती रहेंगी, जाती जी। रहेंगी, देश रहना चाहिए, जम्मू कश्मीर रहना चाहिए, डेवलपमेंट रहनी चाहिए, तरक्की रहनी चाहिए, हम उन चीज़ों को सोचते हैं। और हमें सरकार की कोई उस टाइम पे ज़रूरत का महसूस नहीं हुआ। हम ही लोगों ने सरकार गिराई है और मुझे लगता है वो हमारा अच्छा डिसीजन था। ताहिर जी, देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विकास का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि सेंटिमेंटल मुद्दा पूरे देश के लिए भी है। जो 370 को वापस लाने की मांग कुछ दल कर रहे हैं, ये मांग कितनी जायज है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना विकास जम्मू कश्मीर में केंद्र की ओर से किया गया है, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? देखिए, 370 के हटने के बाद
जो चीज़ें जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने आई हैं, अवाम जानता है। और जो डेवलपमेंट जिस पेस के साथ स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री साहब का जो कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो स्टैंड उन्होंने रखा हुआ है, वो आज भी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। डेवलपमेंट हो रही हैं, जो चीज़ें श्रीनगर को दी जा रही हैं, जम्मू को भी दी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की वाहिद यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, जितनी पेस के साथ यहाँ पे काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कहीं और चल रहा होगा। और डेवलपमेंट होती रहेगी, तरक्की होती रहेगी। हर नई चीज़ें जम्मू कश्मीर के लिए जो सरकार का एक वादा है, वो पूरा करने के लिए सरकार खड़ी है। और कहीं ना कहीं अवाम इस चीज़ का एहसास अब कर भी रहा है। जम्मू कश्मीर का अवाम और कश्मीर का स्पेशली अवाम इस चीज़ को समझ रहा है, वो चीज़ें सामने आ भी रही हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज की डेट में जो कश्मीर की कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, जो हालात ख़राब करने के लिए, उस तरह की बयानबाजी करने के लिए आगे रहते हैं, वो लोग अपने जो वो दाव पेच हैं वो खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अवाम उनका जवाब, उस चीज़ों का जवाब अवाम ही उनको देगा। ठीक है, हमारे साथ अपनी पार्टी से विक्रम मल्होत्रा जुड़ गए हैं। विक्रम मल्होत्रा साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद जी। विक्रम जी, इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि कुछ दलों को इनवाइट इसमें नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ कश्मीर के नेताओं को ही 370 की चिंता है और बाकी नेता जो मांग उठा रहे हैं, क्या इनमें भी फूट पड़ रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मांग कर रहे हैं तो एकजुट क्यों नहीं है? और ओके, देखिए, जहां तक पीएजीडी की मीटिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ भी नया जो है वो नहीं कहा है आज की कल की मीटिंग में भी। और मुसलसल वो ये बात कहते आए हैं जब से धारा 370 और 35 से टूटी है कि हम उसको वापस लाएंगे। और उसकी इसी बिना पे उन्होंने डीडीसी चुनाव भी लड़ा था। और डीडीसी चुनाव में भी लोगों को ये कहा, पर हैरत की बात ये कि जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए और वहां पे उन्होंने किसी ने भी 370 का या 35 का राग नहीं अलापा। वहां उन्होंने कहा कि हम इस बात पे से मुत्फिक हैं कि जो ये मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है। और उस तरह से वो बयान दिया। उसके बाद जब ये सोनिया गांधी जी के साथ एक ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए यही पार्टियां, ये उस पर भी उस वक्त भी खामोश रही। 370 के बारे में ना इन्होंने उन पार्टियों की राय जानी, ना अपना स्टैंड बताया। फिर कश्मीर जब ये वापस आते हैं तो ये 370 का लाग अलापना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो जनता है वो जानती है, उनको पता है कि 370 जो है या 35 है, वापस यहाँ तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ला सकती है, यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ला सकता है। तो इन पार्टियों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। और ये वही पार्टियां हैं जो जब महबूबा मुफ्ती पावर में थी, तो जब पत्थरबाजी होती थी और आर्मी के कैंप्स पे अटैक होता था, तो ये पूछती थी कि क्यों लोग वहां क्या टॉफी लेने जाते हैं, वहां क्या दूध लेने जाते हैं। और वही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जब 370 की वापसी के लिए चाइना को इन्वोक करते हैं। तो इन पार्टियों का ये स्टैंड है। इन्हीं पार्टियों की इस राजनीति की वजह से तो आज जो जम्मू कश्मीर इस हालत में है। इन्होंने आजादी के बाद से आज तक इन दो पार्टियों ने ही तो राज किया है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी खुद, कभी और पार्टियों के साथ। तो आज जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, आज जो यहाँ जो हम जानते हैं, मैं वो लंबी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ कि मिलिटेंसी की शुरुआत कैसे जो इलेक्शंस रिग हुए थे उनके बाद से हुई। तो तमाम तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स ये लोग कश्मीरी नौजवान को देते रहे। इन्हीं की वजह से हजारों लोग आज नौजवान जो है उनकी कब्रें कश्मीर में है। और ये कभी सेल्फ रूल का नारा देते रहे, कभी ऑटोनॉमी का नारा देते रहे। इन्होंने कहीं भी लोगों को हिंदुस्तानी होने का एक एहसास नहीं होने दिया। तो आज जब वो एक नए माहौल में बात हो रही है और 370 में जो प्रावधान थे, लेकिन मल्होत्रा साहब एक बात मुझे बताइए, ये लोग क्यों 370 वापसी की मांग कर रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं? युवाओं को आतंकवाद गतिविधियों में झोंकना, एक बार फिर से उसी तरीके की गतिविधियां कश्मीर घाटी के अंदर हो, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर लाल हो जाए खून से, वही चाहते हैं ये लोग। और एक बार फिर से 370 की अगर बहाली होती है तो कौन सा विकास जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा? देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो। जैसे कि कोई भी एक लास्ट एंड पे जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, और यहाँ दो पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर हैं, एलओसी यहाँ है। यहाँ एवेन्यूज जो नौकरी की पहाड़ी इलाका है कम है, जमीन कम है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि वहाँ उनके जमीन और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो। और बाकी स्टेटों में भी है, कोई नया नहीं है यहाँ पर। एक जो लोगों को बरगलाना, और अगर आप महबूबा जी के स्टेटमेंट देखेंगे, उन्होंने तो गिलानी साहब की जगह ले ली है।
जिस तरह से उन्होंने तालिबान से कंपैरिजन किया हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का, जी। तो कहीं ना कहीं वो उस अलगाववाद की सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। और हमारा मानना यह है कि आज जम्मू कश्मीर को जब जम्मू कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन बड़े नेताओं के जो बयान आए हैं, जिस तरह से ये इन और जो ताकतें, जो नेशनलिस्ट ताकतें उनको देखती हैं और जिस तरह से उनको पोर्ट्रेट करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस सोच को भी बढ़ावा देती है जो जी। जिस सोच के तहत इन लोगों को मारा जाता है। हाँ। तो आज जब एक वक्त है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, यहाँ चुनी हुई सरकार आए जो अपने लोगों के काम करे और जम्मू कश्मीर तमीर और तरक्की के रास्ते पे चले, तो इस तरह के बयानात जो हैं, जो नेगेटिव सियासत है, उससे हमको बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन चौधरी साहब, आप लोग की क्या प्लानिंग जम्मू कश्मीर को लेकर असल में है? क्योंकि देखिए, जब इलेक्शन होगा तो जनता ये भी देखेगी कि आप लोगों ने इतने टाइम में क्या कुछ केंद्र की ओर से किया जम्मू कश्मीर के लिए, और जनता ये भी देखेगी कि जो लोग 370 का समर्थन कर रहे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं, उन लोगों का एजेंडा क्या है? देखिए, बहुत मैं आपको क्लियर बात बताऊं, जी। जब इलेक्शन का वक्त आएगा और जम्मू कश्मीर का अवाम अच्छे ढंग से जानता है कि जम्मू कश्मीर में अगर ग्राउंड लेवल पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे कोविड की फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लीडर्स ने घर घर जाके हर जगह, जब जब जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई भी ऐसा टाइम आता है जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी लीडरशिप हमेशा, चाहे फ्लड्स का टाइम आप देख लो, 2014 का वक्त आप देख लो, हम लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया। हर मुसीबत की घड़ी में हम लोग काम करते हैं, हम अवाम के साथ हैं, अवाम की हर चीज को हम समझते हैं और हमें ये भी मालूम है कि अवाम किस दौर से गुजर रहा है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन का टाइम आए, पब्लिक की चुनी हुई सरकार बने और अवाम की जो छोटे छोटे जो इशू है, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जो वो जिनसे वो जूझ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो उनके क्लियर किए जाए। ये चीज जम्मू कश्मीर का अवाम अच्छी तरह जानता है और वो चीजें सामने भी आ रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाव वैली के अंदर भी अब नजर आना शुरू हो चुका हुआ है, तो उसका भी आपने रिएक्शन देख लिया कि वैली के अंदर कैसी घटनाएं घट रही हैं, हालात को खराब करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, हमारे लीडर्स को कैसे मारा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे मारा जा रहा है, बहुत सारी चीजें सामने हैं। लेकिन आज की डेट में वैली का जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। उन्होंने खुले दिल के साथ 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त को मनाया है, लोग घरों से बाहर आए हैं और वो चीजें जब सामने आ रही हैं, उन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसी के जो लोग हैं ये परेशान है, ये फंसाए हुए हैं। इसलिए इन लोगों के उस तरह के बेतुके बयान आना, कभी चाइना की तरफ इनकी हमदर्दी, कभी तालिबान की तरफ हमदर्दी, कभी पाकिस्तान की तरफ इनका प्यार, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जबकि इस तरह के जो लीडर जो सीएम की कुर्सी पे रहे हों, जिनके वालिद साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हों, उस तरह की लीडर को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है वो मुफ्ती साहब के रास्ते को छोड़ चुकी हुई हैं, दूसरा रास्ता अपना चुकी हुई हैं और आने वाला टाइम इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा देश में। ठीक है, लेकिन विक्रम जी, सवाल अब ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की गतिविधियां हम लोगों ने पहले देखी और जम्मू कश्मीर में जो अब चल रहा है, क्या उसमें अंतर नजर नहीं आता है? और ये जो लोग 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं, ये कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे अगर 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में हो जाती है? क्या विकास की योजनाओं को और बढ़ावा मिल जाएगा? क्या युवाओं को और नौकरियां मिल जाएंगी? क्या युवा आतंकवाद की ओर जो उनको बरगलाकर भेजा जाता है वो जाना बंद कर देंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितना भारतीय जनता पार्टी इस बात को देश भर में भुनाती रही है पिछले 1-1.5 साल से कि 370 टूटने के बाद यहाँ विकास की नदियां बहेंगी, यहाँ नौकरियां आएंगी, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ देश के बाकी लोग इन्वेस्ट करेंगे और मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से मिलिटेंसी जो है वो अपने रूप में दोबारा आई। ऑलमोस्ट डेली बेस पे यहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं। जम्मू प्रोविंस जो लार्जली पीसफुल था काफी देर तक, वहां पे भी एनकाउंटर देखने को मिले। हमारे जेसीओ अभी कुछ दिन पहले एक शहीद हुए और उसके बाद भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, हवाला के पैसे बरामद हुए, हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल्स पकड़े गए जो डोडा भद्रवा में ऑपरेट करने जा रहे थे नए रिक्रूट्स थे। कश्मीर में मिलिटेंसी है, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं इलेक्टेड पंचेस सरपंचेस की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की वर्कर्स की किलिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बात समझनी जरूरी है कि जो 370 की एक इमोशनल अटैचमेंट थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ,
उसके जाने के बाद जरूरी ये था कि 370 तो हटाना बीजेपी के एजेंडे पे था, पर जम्मू जो एक डोगरा स्टेट थी उसको तोड़ना बीजेपी के एजेंडे में कहीं भी नहीं था। और आज लोग चाहते हैं कि हमारी स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो, कंप्लीट स्टेटहुड रिस्टोर हो, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आए। आज हमने 3 गवर्नर्स का रूल दे दिया, सत्यपाल मलिक से लेके अब तक हमने 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लिए, और वो कभी भी मुतबादिल नहीं हो सकता, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती एक चुनी हुई सरकार की। आज जरूरी है कि अगर हम आज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने आंकड़े जब अपने दिए कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी, तो केवल 2 लोगों ने खरीदी, वो भी जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में, जो जम्मू संभाग में खरीदी। कश्मीर में एक आदमी ने भी हिंदुस्तान में अब तक जमीन नहीं खरीदी। और आज जहां हम डेवलपमेंट और नौकरी की बात करते हैं, वो भी अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, वो अभी डिलीवरी के तहत भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे आंकड़े, स्पष्ट आंकड़े नहीं है कि वो बता पाए कि 370 टूटने के बाद आज तक कितनी नौकरी दी गई। तो ये प्रोसेस में है, इसमें टाइम लगेगा, और आगे जिस तरह से डेवलपमेंट के काम यहाँ हो रहे हैं, वो उनके जब तक टेंजिबल रिजल्ट्स आएंगे सामने, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पर कहने का बात यह है कि आज जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल बदला माहौल है, आज जो आपने 370 टूटने के बाद जो चीज बदली, वो ये कश्मीर में बदली कि वहां पत्थरबाजी बंद हुई, वहां नौजवान मौतें रुक गई। जो रोज अब माएँ अपने लाल खो रही थी, जो रोज वहां पत्थरबाजी होती थी, फिर पुलिस फायरिंग होती थी, आज वो रुक गई। आज वहां अमन का माहौल है। कई मिलिटेंट इंसिडेंट होते हैं जो पहले भी होते थे, पर आज यहाँ हर फ्राइडे प्रेयर के बाद पत्थर नहीं चलता। आज यहाँ शांति का माहौल है, नौजवान जो है वो स्कूल जा पा रहा है, कॉलेज जा पा रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको उस पर फर्क आया है। पर इस पे इनकैश करने के लिए अब केंद्र सरकार के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो यहाँ चुनाव कराए, यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए, वो सरकार इस जो तरक्की का रास्ता है इसको आगे लेके। ठीक है ताहिर चौधरी जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें सर, क्योंकि देखिए इलेक्शन जल्द से जल्द हो ये मांग भी की जा रही है। जो लोग कम से कम आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर 370 की खिलाफत कर रहे हैं, ताकि अमन चैन घाटी में बहाल हो सके और जो योजनाएं हैं आप लोगों की या फिर सरकार की, वो सुचारू वहां पर हो सके और अच्छे से एक माहौल कम से कम घाटी के अंदर बन पाए। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के माहौल की बात करते हो आप, तो वाकया में जब से 370 गया है हालात सुधरे हैं जी। लोगों का जो रोज का रूटीन का सिस्टम है वो पटरी पे आया है। श्रीनगर के हालात बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। वो दिन चले गए हैं कि जुमे के दिन नमाज के बाद हुर्रियत की तरफ से कॉल आती थी और पत्थरबाजी भी स्टार्ट हो जाती थी और 15 दिन 20 दिन के लिए वैली को बंद कर दिया जाता था। वो सारे वो जो मौसम थे, वो जो ख्वाब थे, वो ये लोग अब ख्वाब देखते हैं, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आज की डेट में वैसे हालात नहीं है वैली के अंदर। टूरिज्म ओपनली घूम रहे हैं, जो टूरिस्ट पूरे इंडिया से आते हैं उनको किसी चीज़ का गम नहीं है। उनको दिखता है कि हम उस कश्मीर में आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, एक नया कश्मीर जो हम दुनिया के सामने ला रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री साहब कामयाब हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक इलेक्शन की बात आती है, इलेक्शन बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में होंगे। स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, इसका हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी बार बार कहा है और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। अब डिलिमिटेशन की इंतजार है उसका, जब तक डिलिमिटेशन का वहां से फैसला आता है सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से, और वो जब प्रोसेस सारे खत्म होते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी होगी, स्टेट में भी जम्मू कश्मीर वापस आएगा और बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में सामने आएंगी, नई चीज़ें सामने आएंगी, जिसका मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए वो चीज़ें नहीं होंगी और इंतज़ार भी होगा। तब हम कहेंगे कि जो हमने ख्वाब देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, उस ख्वाब को हम कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए कामयाब हुए। दरअसल ताहिर जी, जिस जन्नत की हम बात करते हैं, वो जन्नत को जहन्नुम बनाते जा रहे हैं आतंकवादी, और किस तरह से लगातार आतंक वहां पर फैलता हुआ हमने देखा है। एक हमला होता नहीं था, दूसरे की खबर पहले आ जाती थी, दूसरा का हमला होता नहीं था, उसके लिए सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग सेना के जवान करते थे, तीसरे हमले की खबर आ जाती थी। और आज ये स्थिति है कि आतंक की कवर वहां पर टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन 370 की बहाली का मुद्दा जो वहां पर गुपकार गैंग उठा रहा है, क्या जनता इससे सहमत है? क्योंकि इलेक्शन में ये चीज देखी जाएगी कि कितना लोग उन पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं जो 370 की वकालत कर रहे हैं। देखिए, 370 की जो लोग वकालत कर रहे हैं वो लोग खुद जानते हैं कि 370 वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि 370 35A के वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला आएगा वो बेहतर आएगा, जम्मू कश्मीर को देखते हुए आएगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर उस टाइम पे हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम पे इन रीजनल पार्टीज के पास, चाहे उसमें एनसी की बात करो,
चाहे पीडीपी की बात करो और इनके जो दूसरे अलायंस पार्टनर इस टाइम पे वैली के अंदर हैं, उनको मालूम है ये चीजें होने वाली नहीं है। तब भी जनता के बीच में जाने के लिए ठीक है। 2-4-5% जो लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए जी। अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, और जी। मुझे नहीं लगता कि अपनी कोशिश में ये लोग कामयाब होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी जी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय बस इतना ही इजाजत अब दे रहा है विक्रम मल्होत्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो गुपकार गैंग लगातार ये कोशिश कर रहा है, मीटिंग्स की जा रही हैं कि आर्टिकल 370 कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर वापस आए, लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है केंद्र की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि 370 की बहाली किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। लेकिन अब इलेक्शन को लेकर भी मांग की जा रही है। जो लोग वहां पर अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कम से कम चुनाव हो और एक स्थायी सरकार घाटी को कम से कम मिल पाए, ताकि जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से घाटी के अंदर चल पाएं, और जो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए स्थायी सरकार का होना बेहद जरूरी भी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।